नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 144 के चैप्टर नंबर 2 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि दक्षिण एशिया के देशों में राष्ट्रवाद का क्या इतिहास है और भारत में राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति है वो किस वजह से हुई थी और किस तरीके से उसमें महात्मा गांधी का योगदान था। आज की क्लास में हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का अध्ययन करेंगे। तो देखो, जब आप पाकिस्तान का अध्ययन करते हो तो पाकिस्तान अलग से कोई देश तो था नहीं, बांग्लादेश अलग से कोई देश तो था नहीं, ये सब अखंड भारत के ही हिस्सा थे। तो ऐसे में भारत की आज़ादी की जो लड़ाई थी वही इतिहास पाकिस्तान में, वही इतिहास बांग्लादेश में भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर चैप्टर में अलग से चीज़ पढ़ाई जा रही है वो ये पढ़ाई जा रही है कि किस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, किस प्रकार से मुस्लिम लीग ने लोगों को भड़काया, किस प्रकार से मुस्लिम लीग ने एक अलग भारत की राजनीति करी, एक अलग देश के निर्माण की राजनीति करी, और पाकिस्तान का जो निर्माण है वो किन परिस्थितियों में हुआ। क्या इसके लिए कुछ जिम्मेदार अंग्रेज थे, क्या इसके लिए कुछ जिम्मेदार उस समय के भारतीय नेता थे, इसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान की। तो जैसा कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान के जब हम संघर्षों का इतिहास पढ़ते हैं तो वो भारत की ही जो राजनीति है उसी में दिखता है। लेकिन अलग से अगर हम पाकिस्तान का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हमें सांप्रदायिकता दिखाई देती है, यानी कि धर्म के माध्यम से अलगाव दिखाई देता है। ऐसे में इतिहासकार विपिन चंद्रा के अनुसार सांप्रदायिकता 3 चरणों में होती है। सबसे पहले पहले क्या होता है सांप्रदायिक, देखो सांप्रदायिकता का मतलब है धर्म के आधार पर अलगाव। जो धर्म के आधार पर आज आप मतभेद देखते हो, धर्म के आधार पर जो आप संघर्ष देखते हो, ये ही सांप्रदायिकता कहलाती है। तो देखो, सांप्रदायिकता की विचारधारा जब शुरू होती है जब किसी एक व्यक्ति या समूह को ये लगता है कि वो एक ही धर्म के लोगों के समान सामाजिक और आर्थिक हित हैं। यानी कि जब एक ग्रुप को ये लगता है कि हम एक ही ग्रुप के लोग हैं और हमारे समान लाभ हैं और समान हानि है, ये सांप्रदायिकता का पहला चरण होता है। जब किसी कम्युनिटी को, किसी ग्रुप को ये लगने लगता है कि हमारे धर्म से जुड़े हुए सभी लोगों का समान हानि और समान लॉस है, यानी कि कॉमन प्रॉफिट है और कॉमन लॉस है। दूसरे चरण में क्या होता है, सांप्रदायिकता को ये लगता है कि विभिन्न धर्मों के अलग अलग अपने हित हैं और इसलिए इन हितों को समेटा भी जा सकता है, इन हितों को एक भी किया जा सकता है। लेकिन तीसरे चरण में धार्मिक जो है ये मतभेद उभर कर सामने आते हैं और यहीं से जो धार्मिक मतभेद हैं यही संघर्षों में बदल जाते हैं और यहीं से अलग राष्ट्र का विचार भी आ जाता है। यानी कि विपिन चंद्रा ने सांप्रदायिकता को 3 भागों में रखा है। सबसे पहले पता क्या होता है, सबसे पहले एक कम्युनिटी के मन में ये बात आती है कि ना हमारा प्रॉफिट है और हमारा लॉस है, और ये जब भी हो सकता है जब हम लोग एकजुट हों। दूसरे नंबर पर पता है क्या मुद्दा बनता है, दूसरे नंबर पर यह मुद्दा बनता है कि ग्रुप को ये लगता है कि जितने भी विभिन्न धर्म हैं इनके अपने अपने अलग अलग हित हैं, हालांकि इस हित को भी एक किया जा सकता है, इसको भी एकजुटता की जा सकती है। तीसरे में क्या होता है, धार्मिक मतभेद उभर कर सामने आते हैं और बड़े पैमाने पर संघर्ष होते हैं और यहीं से एक अलग राष्ट्र के निर्माण की बात होती है। भारत की बात किया है तो भारत में 1930 तक सुलह की राजनीति थी। सांप्रदायिकता चलती तो थी, दंगे फसाद होते तो थे, लेकिन फिर भी सुलह हो जाती थी और सब कुछ सेटअप चलता था। लेकिन 1940 के बाद चीज़ें एकदम से बदल गई। 1940 के बाद पाकिस्तान की डिमांड होने लगी। सबसे पहली बार 1940 में ही एक अलग राष्ट्र की डिमांड हुई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश का विभाजन भी हुआ। जब हम भारत के इतिहास की अध्ययन करते हैं, 19वीं शताब्दी के अंत में देखते हैं तो सांप्रदायिकता धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। उसका रीज़न ये था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारतीय लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन ये देखो, जब हम इतिहास में पढ़ते हैं कि ब्रिटिश ने फूट डालो राज करो की नीति करी, तो मेरा ये मानना है कि हमारे अंदर दिमाग नहीं था। हमारे अंदर भी तो दिमाग हो, हम भी तो खाना खाते हैं, हमें भी तो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमारे प्रॉफिट के लिए, क्या चीज़ें हमारे लॉस के लिए। कोई बंदा कैसे हमें धर्म के नाम पर भड़का सकता है। और हम अगर बढ़ भी गए तो हम अलग होने की डिमांड करने लग जाते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारने लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या लोगों में इतना दिमाग नहीं है? चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी भाषा से हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसा कैसे हो जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हावी होने लग जाता है? तो सांप्रदायिकता 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में कुछ हद तक हासिल होनी शुरू हो चुकी थी। जो इस स्तर पर जो मुस्लिम अभिजात्य वर्ग थे उन्होंने शुरुआत में सुधार आंदोलन शुरू किए, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छे थे। इनका ये मानना था कि सुधारों के माध्यम से हम लोगों के अंदर अवेयरनेस ला सकते हैं, यानी कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था यहाँ तक। मुसलमानों में भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता था। ये इतना ही नहीं, मुसलमानों को नौकरी के बाजार के लिए तैयार भी किया जा रहा था, आधुनिक विचारों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन ये प्रयास असफल हो गए। ब्रिटिश कभी चाहते ही नहीं थे कि जो मुस्लिम वर्ग है वो भी जागरूक बने, वो भी अवेयर हो, वो भी आधुनिक एजुकेशन ले सके। वो तो ये चाहते थे कि ये परंपरागत रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उन्हीं में बंधे रहें। परिणामतः ये हुआ कि मुसलमानों को नौकरी के बाजार के लिए तो तैयार किया जा रहा था, लेकिन उन्हें आधुनिक विचारों से प्रबुद्ध करने का प्रयास नहीं किया गया।
सुधार आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया। मुस्लिम सांप्रदायिक दलों की उत्पत्ति हुई, मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति का उद्भव हुआ और इसी चीज़ के लिए उन्हें तैयार किया गया। और ब्रिटिश ने इसके लिए क्या करा, 1906 में एक नई पार्टी की स्थापना की मंजूरी दी और ये पार्टी थी मुस्लिम लीग। उससे पहले जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी देश में 1885 में, लेकिन 1906 में एक अखिल भारतीय पार्टी की स्थापना हुई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। और यहीं से बांटो और राज करो की नीति शुरू हुई। यहीं से 1909 का एक्ट आया, मिंटो मार्ले सुधार, और लॉर्ड मिंटो को ही भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना से ही मजबूत सांप्रदायिक पूर्वाग्रह चलने लगे। मुस्लिम लीग का जो एजेंडा था वो एजेंडा ही खुद सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। ये माना गया कि इस पार्टी में जितने भी लीडर होंगे उन सबको अंग्रेजों के प्रति वफादारी होगी। ये सारे बंदे अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। ये सरकारी सेवा में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल चाहते थे और 1909 में कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन ना मुस्लिम लीग की जो विचारधारा थी इसे एक बहुत बड़ा झटका लगा जब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो देखो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और ये विभाजन हिंदू और मुस्लिम के आधार पर कर दिया गया। ऐसे में हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो ये विभाजन हुआ, ऐसे में मुस्लिम लीग के जो नेता थे उस समय सदाउद्दौला खां, इतना ही नहीं आगा खान और बंगाल के जो नवाब थे, इन सभी को ये लगने लगा कि जब बंगाल का विभाजन होगा तो जो मुस्लिम वाला इलाका है उसकी लीडरशिप हमारे पास आ जाएगी। लेकिन बंगाल विभाजन का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। हिंदू मुसलमानों ने एकजुट होकर इस विभाजन का विरोध किया जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। ऐसे में मुस्लिम लीग को गहरा धक्का लगा जब अंग्रेजों ने बढ़ते हुए विरोध की वजह से बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। ऐसे में मुस्लिम लीग की जो आकांक्षाएं थी वो टूट गईं। परिणामतः ये हुआ कि मुस्लिम लीग ने अपने आप को कांग्रेस के साथ शामिल कर लिया। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की मंशा ये हो गई कि हमें आज़ाद होना है। यानी कि शुरुआत में मुस्लिम लीग अंग्रेजों की चाटुकार थी, अंग्रेजों के तलवे चाट रही थी। उसका ये मानना था अंग्रेज उसे एक अलग शासन दे देंगे। लेकिन जब बंगाल विभाजन रद्द हो गया 1912 में और दिल्ली को राजधानी बना दिया गया अंग्रेजों द्वारा 1911 में, तो ये सारी चीज़ें ना एकदम से बदल गई। और मुसलमानों की जो ये पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो ये मुस्लिम लीग जो थी इसके अरमानों पर पानी फिर गया। 1916 में दोनों पार्टियां एक हो गई और दोनों ने लखनऊ समझौते पर साइन किए और दोनों ने आज़ादी के लिए मर मिटने की कस्में खाईं। असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम सीमा पर थी। दोनों मिलकर ही ब्रिटिश को बाहर करना चाहते थे। इतना अच्छा था देश हमारा, फिर ऐसा कैसे हो गया। 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद यह समझौता खत्म हो गया और बाद के वर्षों में सांप्रदायिकता फैली क्योंकि ब्रिटिश ने हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता हालांकि जब शुरू हुई जब साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि दोनों ही दल ने मीटिंग करी, लेकिन यहाँ से भी मतभेद हुए। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो डिमांड्स रखी इस सम्मेलन में, उन डिमांडों को कांग्रेस पूरा नहीं कर सकती थी। ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिस बच्चे को हिस्ट्री पता है वही इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। नतीजन ये हुआ कि मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया और उन्होंने एक दस्तावेज रखा जो भारत के भविष्य के लिए आगे की चर्चा का मुद्दा बन गया। इसके बाद अंग्रेजों ने ना गोलमेज सम्मेलन की स्थापना करवाई और ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए जिसमें यह निर्णय लिया जाना था कि भारत के लिए भविष्य में कैसे कानून बनाया जाए। तो हालांकि ये गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुए। उसका रीज़न ये था कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गई, बाकी सारे लीडर्स गए। तो अंग्रेजों ने कहा कि चूंकि बहुत बड़े जनता की जो लीडरशिप है वो कौन कर रही है, तो बहुत बड़ी जनता की जो लीडरशिप है वो कांग्रेस कर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस अगर इन गोलमेज सम्मेलनों में नहीं आएगी तो ये गोलमेज सम्मेलन कैसे सफल होंगे। इसी वजह से पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें महात्मा गांधी गए लेकिन उसमें भी बातें नहीं बनी। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी बात नहीं बनी। तीनों गोलमेज सम्मेलन सफल हो गए, असफल हो गए माफ़ कीजिएगा, और भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ऐसे में 1930 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में एक व्यक्ति था मोहम्मद इकबाल। इसने कहा मैं पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान के हिस्से को मिलाकर एक नए राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ और आगे चलकर यहीं से ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। एक अलग मुस्लिम राज्य की लालसा के बावजूद मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सहयोग कर रही थी क्योंकि उसका मानना था कि पहले आज़ादी जरूरी है, उसके बाद विभाजन तो अपने आप हो जाएगा। 1937 के जब चुनाव हुए तो 1937 के चुनाव में जो मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित थीं उन 485 सीटों में से 108 सीटें ही मुस्लिम लीग को मिली, जिसकी वजह से उसे बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। यानी कि मुस्लिम लीग को अपनी ही सीटों पर भी पूरी तरीके से जीत हासिल नहीं हुई। परिणाम था मोहम्मद अली जिन्ना के मन में ये बात आ गई जब तक एक अलग राष्ट्र नहीं होगा तब तक मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल पाएगा। परिणाम था ये हुआ कि 1940 में मुस्लिम लीग ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हम द्विराष्ट्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत में ये कहा गया कि भारत एक कौम नहीं बल्कि 2 कौमों का राष्ट्र होगा।
परिणामतः भारत में सांप्रदायिकता अपनी चरम सीमा पर आ गई। 1943 तक ये मुद्दा मुसलमानों के लिए आस्था का विषय बन गया, जीवन मरण का विषय बन गया कि हमें अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए। बड़े पैमाने पर राजनेताओं, विधायकों और प्रशासकों ने भी इस चीज़ के लिए बढ़ावा दिया। वकील, डॉक्टर, शिक्षकों और उद्योगपतियों ने भी अपने अपने प्रॉफिट के लिए इस चीज़ को ले देखा। इतना ही नहीं, लीग ने 1945 और 46 का जो चुनाव था वो इस आधार पर लड़ा कि एक वोट जो है वो इस्लाम के लिए वोट होगा। मुस्लिम लीग को अगर आप एक वोट दे रहे हो तो इस्लाम को वोट दे रहे हो, अगर आप इस्लाम को चाहते हो तो मुस्लिम लीग को वोट दो। तो मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें थी 495, इनमें से 440 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। अब मुस्लिम लीग ने ये कह दिया भैया मुझे तो विभाजन चाहिए चाहिए, मुझे मेरे लोगों के लिए एक अलग देश चाहिए चाहिए। अब मुस्लिम लीग कोई समझौता करना ही नहीं चाहती थी। फाइनली 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे बनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया, और यहीं से बंगाल और बिहार में बहुत गंदे तरीके से दंगे शुरू हो गए। आगे चलकर लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून की योजना प्रस्तुत की और भारत के विभाजन की घोषणा कर दी। ये विभाजन विश्व के इतिहास में सबसे खूंखार विभाजनों में से एक था, जहां करोड़ों लोगों ने एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, रातों रात लोग अपने घर से बेघर हो गए। इस तरीके से 14 अगस्त 1947 को पूरे विश्व के इतिहास पर एक नए देश की सीमाएं खींची गई, और वो देश था पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान का राष्ट्रवादी इतिहास है। अब सुनो आप बांग्लादेश की। तो देखो, आप सभी को पता है आज़ादी के समय पर दो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो, ठीक है भाई। तो दो पाकिस्तान बने, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो थे वो बंगाली भाषा बोलते थे, और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो थे उर्दू भाषा बोलते थे। ऐसे में भाषा का विवाद बहुत तगड़ा हो गया। पश्चिमी जो पाकिस्तान था वो पूरी तरीके से पूर्वी पाकिस्तान का शोषण करने लगा, यानी कि बंगाली भाषी मुसलमान का बड़े पैमाने पर शोषण होने लगा। उन्हें भाषा के आधार पर निम्न दृष्टि से देखा जाने लगा। उनकी बड़ी बड़ी जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उस पर पूरी तरीके से पश्चिमी पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपने आप को दबा हुआ महसूस करने लगे। ऐसे में 1971 में चुनाव हुआ, और चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग जीत गई और शेख मुजीबुर रहमान को नेता बनाया गया। लेकिन जो ये पश्चिमी पाकिस्तान था ना, इसने पूर्वी पाकिस्तान के इस जो चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और सैनिक शासन की आदेश दे दिया। बड़े पैमाने पर सैनिकों की लामबंदी की गई, और लूटपाट, बलात्कार, हिंसा और लोगों को विरोधी जितने भी थे उनका सफाया करना शुरू कर दिया। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान के लोग भागकर भारत की ओर आने लगे, और 80 लाख शरणार्थी भारत में आए। भारत को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। परिणामतः 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद किया गया और एक नए बांग्लादेश का निर्माण किया गया। तो ये इतिहास जो है ये है बांग्लादेश के राष्ट्रवाद का इतिहास, जिसकी चर्चा यहाँ पर पैराग्राफ में की जाएगी। तो बांग्लादेश वैसे तो पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये एक मुस्लिम राष्ट्र था और इसकी अपनी अलग मातृभूमि थी। लेकिन जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो यहाँ की जो भाषा थी बंगाली भाषा थी, और बंगाली भाषी जो लोगों में अपनी एक अलग भावना थी, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ये हिस्सा जो है पश्चिमी पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ पाया। अब क्या हुआ, बंगाली राष्ट्रवाद का धीरे धीरे यहाँ पर विकास हुआ। पाकिस्तान की जो सत्तारूढ़ी सरकार थी ये बंगाली इच्छाओं की अवहेलना करती थी, उनका सम्मान नहीं करती थी। उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश किया जाने लगा, और बंगाली भाषा का लगातार विरोध किया जाने लगा। बंगालियों ने ये सोचा कि हमारे कल्चर में घुसपैठ की जा रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को बदला जा रहा है। अगर हम उर्दू नहीं बोलेंगे तो क्या हम मुसलमान नहीं हैं? इस फैसले का विरोध करने के लिए यहाँ की आबादी ने विभिन्न तरीके से मुद्दे को उठाए। जो जो लोग विरोध करते थे उन व्यक्तियों की मौत कर दी गई। कुछ व्यक्तियों की मौत की वजह से प्रदर्शन और भी ज़्यादा हो गए, पुलिस कार्रवाई की गई। पश्चिमी पाकिस्तान ने बंगाली लोगों के प्रति शत्रुता को बढ़ावा दिया। ऐसे में बंगाली लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना आई कि हम इस पाकिस्तान के साथ रहकर कभी भी अपना विकास नहीं कर सकते। तो इसलिए ना हमें आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था, आर्थिक संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, इन सब पर पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार का कब्जा था। धीरे धीरे इन लोगों ने अलग स्वायत्ता की डिमांड कर दी। पूर्वी पाकिस्तान से जितनी विदेशी मुद्रा की आय होती थी, इसका पश्चिमी पाकिस्तान ने अपने लिए यूज़ किया, और बड़े पैमाने पर पूर्व के लोगों को पीछे छोड़ दिया। बड़े पैमाने पर पश्चिमी पाकिस्तान को हर चीज़ का लाभ मिला, चाहे वो औद्योगिकरण की बात करो, चाहे आप कृषि की बात करो। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। स्थिति बद से बदतर हो गई जब बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों और सेना का यूज़ इस क्षेत्र के लोगों की मांगों को दबाने के लिए किया गया। भाषा आंदोलन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा 1954 में, जब यहाँ के लोगों को सीमित मताधिकार दिए गए। 1949 में भाषा के आधार पर एक नई पार्टी का निर्माण हुआ, जिसे अवामी लीग कहा जाता है। तो अवामी लीग और बांग्ला पार्टियों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया, ताकि वो चुनावी जीत हासिल करके अपने लोगों के लिए काम कर सकें। लेकिन मुस्लिम लीग ने 6 महीने के अंदर इस संयुक्त मोर्चा को बर्खास्त कर दिया, और राज्यपाल शासन के नाम पर यहाँ पर सैनिक शासन लागू कर दिया कि भैया जो पश्चिमी पाकिस्तान में गवर्नमेंट चलेगी वही यहाँ पर चलेगी, तुम अलग से अपनी पार्टी नहीं बना सकते।
और उस समय पाकिस्तान का जो जनरल था वो था अयूब खान, जो इस सबके पीछे था। अयूब खान यहाँ पर सैनिक तानाशाही को बढ़ावा देना चाहता था और जितने भी बंगाल में तानाशाह थे उन्हें ख़त्म करना चाहता था। वो ये चाहता ही नहीं था कि बंगाल में कोई योग्य शासक आए। ऐसे में उसने क्या करा, यहाँ के जो औद्योगिक घराने थे, यहाँ के जो पूंजीपति थे, इन सब पर अपने सैनिक अधिकारों की वजह से कब्जा कर लिया। 1966 में अवामी लीग में एक बहुत बड़ा नेता आया जिसका नाम था मुजीबुर रहमान। इसने 6 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा करी कि अगर मैं चुनाव में जीता तो ये 6 कार्यक्रम लागू करूंगा। परिणाम ये रहा कि 1971 में चुनाव हुआ। ये जो 6 सूत्रीय कार्यक्रम थे इसमें विदेशी मामले थे, वित्तीय मामले थे, मुद्रा मामले थे और भाषाई राष्ट्रवाद की बात थी। जब 1970 का चुनाव हुआ, जो आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव था, अवामी लीग ने बड़े पैमाने पर जीत हासिल करी और पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में जो सत्तारूढ़ी दल थे, जो सैनिक शासन था याहिया खान का, इसने वहाँ के शासक जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मिलकर यहाँ पर हमला करवा दिया और मुजीबुर रहमान के जो अवामी लीग ने चुनाव जीते थे इसको बर्खास्त कर दिया और ये कहा कि हम ऐसी किसी सरकार को नहीं मानते। परिणामतः सेना को आदेश दे दिया गया कि वो कत्लेआम कर दें। 25 मार्च को बंगाली राष्ट्रवादियों पर सैन्य हमला हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किए उन्होंने, असहयोग आंदोलन किए उन्होंने, सत्याग्रह के रास्ते पर चले। लेकिन जब सेना ने बलात्कार, हत्या जैसी क्रूर सैनिक कार्यवाही करी तो बांग्लादेश के लोग यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से रहा नहीं गया और इन्होंने सशस्त्र संघर्ष कर दिया और भारत से इन्होंने मदद मांगी। अंततः पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत पर युद्ध की घोषणा कर दी। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक युद्ध रहा, क्योंकि बड़े पैमाने पर इन्हें भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इस प्रकार की परिस्थितियों के बाद पूरे विश्व में एक नए देश का उदय हुआ और उसका नाम रखा गया बांग्लादेश। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका का इतिहास। तो हमने देखो बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें भारत से जुड़ी हुई थी। आप सोचेंगे श्रीलंका एक अलग तरीके से होगा, लेकिन श्रीलंका भी भारत से जुड़ा होगा। तो देखो, जब आप श्रीलंका की बात करोगे तो श्रीलंका का पूरा नाम सिलोन था। आई होप सो चीज़ें आपको देखो समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। लेकिन ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो चीज़ें कम समझ में आएंगी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो जब श्रीलंका की बात करोगे तो श्रीलंका का पूरा नाम है सिलोन, जिसे आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका का जब आप प्रारंभिक इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये एक द्वीप था छोटा सा, और यहाँ पर एक बार एक राजकुमार आता है जिसका नाम होता है रोहाना। नहीं, रोहाना का एक सिंघल राजकुमार होता है। तो रोहाना का जो ये सिंघल राजकुमार है, तो सिंघल एक जनजाति है, सिंगली एक भाषा भी है जो इस समय श्रीलंका में मेजोरिटी में है और जो तमिल है वो माइनॉरिटी में है। तो जब हम श्रीलंका का इतिहास पढ़ते हैं तो रोहाना के एक सिंघल राजकुमार थे, दत्तगामिनी। तो दत्तगामिनी ने इस द्वीप को एकजुट करने का प्रयास किया। उसने सोचा ये जो छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला, इन सबको एकजुट कर दूं, इसका एकीकरण कर दूं, ये छोटे छोटे जो भागों में बटा हुआ है। हालांकि समय समय पर यहाँ पर आक्रमण हुए, जिसके परिणामतः सिलोन कभी एकजुट नहीं हो पाया। सिलोन पर जो आक्रमण हुए वो दक्षिण भारत से हुए, जैसे कि चोल वंश के राजाओं ने, चेर वंश के राजाओं ने, पांड्य वंश के राजाओं ने इन क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। तो ये श्रीलंका का इतिहास था। 12वीं शताब्दी में एक सिंघल राजा था जिसका नाम था पराक्रम बाहू। तो पराक्रम बाहू ने पहली बार इस पूरे देश को एकजुट किया। हालांकि पराक्रम बाहू की मृत्यु के बाद इस देश में फिर से अव्यवस्था हुई, अराजकता फैल गई और दक्षिण भारत के आक्रमणकारी फिर से इस ओर आकर्षित हुए और बड़े पैमाने पर श्रीलंका का जो सबसे ऊपरी इलाका है, सबसे जो उत्तरी इलाका है, वहाँ पर एक जगह है जाफना। इस क्षेत्र में तमिलों की उपस्थिति यहाँ से शुरू हो गई। यानी कि जब आप श्रीलंका का इतिहास पढ़ते हो तो श्रीलंका का पूरा नाम क्या था? सिलोन था। यहाँ पर एक सिंघल राजकुमार आता है जिसका नाम क्या है? दत्तगामिनी। वो इस द्वीप को एकजुट करने का प्रयास करता है, लेकिन वो उसका प्रयास असफल हो जाता है। इसके बाद 12वीं शताब्दी में एक राजा आता है जिसका नाम है पराक्रम बाहू। पराक्रम बाहू इस क्षेत्र को एकजुट कर देगा, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद फिर से अव्यवस्था फैल जाएगी और जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो यहाँ पर फिर से आक्रमण करेंगे। तो श्रीलंका की एक जगह है जाफना जो उसके उत्तर में है। तो जाफना पे धीरे धीरे करके जो भारत के जो तमिल के लोग होंगे ये कंट्रोल कर लेंगे। तो जाफना में ना तमिल लोग सबसे ज़्यादा रहेंगे। धीरे धीरे करके ऐसे मुद्दा चलता जाएगा। 16वीं शताब्दी में क्या होगा? पुर्तगाली यहाँ पर आएंगे और उस समय जब पुर्तगाली यहाँ पर सिलोन में आएंगे तो सिलोन उस समय 3 स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। 2 राज्य थे सिंघलियों के और एक राज्य था तमिलों का। तो ऐसे में ये जो पुर्तगाली होंगे ये अपने हिसाब से मामले को सेटअप करना चाहेंगे, तभी इनकी लड़ाई डचों से हो जाएगी। अब डच आएंगे तो वो क्या करेंगे? पुर्तगालियों के यहाँ से भगा देंगे और डच ना सिलोन पर 100 सालों तक शासन करेंगे। और जब डच शासन कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक राजाओं का शासन चलेगा जिसका नाम था कैंडियन राजा। तो कैंडियन जो राजा होंगे ये श्रीलंका पर शासन कर रहे होंगे। इसी दौरान अंग्रेज आएंगे श्रीलंका में और अंग्रेज ना क्या करेंगे? डचों को हरा देंगे। और अंग्रेज जब डचों को हरा देंगे तो यहीं से श्रीलंका का इतिहास अलग तरीके से शुरू होगा। वो क्या करेंगे? 1802 में अंग्रेज पृथक तमिल राज्य को अलग कर देंगे और जो 3 भागों में बटा था श्रीलंका इसको एकजुट कर देंगे और इसे क्या करेंगे?
ब्रिटेन की संसद के समीप पेश कर देंगे और श्रीलंका ब्रिटेन की संसद के अधीन राजा बन जाएगा, ब्रिटेन के संसद के अधीन एक गुलाम देश बन जाएगा। 1815 में जो कांडे साम्राज्य था, इसके भीतर असंतोष आएगा और बड़े पैमाने पर इस वंश को खत्म कर दिया जाएगा। अब पूरी की पूरी राजनीति यहाँ पर किसके कंट्रोल में आ गई? अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई। अब उन्होंने वही शुरू किया जैसा भारत में शुरू हुआ था। बड़े पैमाने पर जो न्यायिक अधिकार थे, स्थानीय अधिकार थे, प्रशासनिक अधिकार थे, इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। वेतन का जो भुगतान है वो नगद में किया जाने लगा और श्रम प्रणाली यहाँ पर शुरू हो गई। कृषि को बढ़ावा दिया गया, बड़े पैमाने पर यहाँ पर कानून भी लागू किए गए, प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली को शुरू किया गया, राज्यपाल की जो शक्तियाँ थी उसे खत्म कर दिया गया और पूरी तरीके से जिस तरीके से भारत में राजनीतिक परिवर्तन किए गए उसी प्रकार से श्रीलंका में अंग्रेजों ने राजनीतिक परिवर्तन करने शुरू कर दिए। इतने ही नहीं, अंग्रेजों ने सभी राज्य में जो आर्थिक एकाधिकार थे उसे खत्म कर दिया और पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया। अंग्रेजों ने पूरे द्वीप के लिए एकात्मक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू करी, एकात्मक न्यायिक व्यवस्था शुरू करी। इसके साथ साथ उन्होंने दालचीनी के व्यापार पर, काली मिर्च, गन्ना, कपास और कॉफ़ी के उत्पादन पर पूरी तरीके से एकाधिकार कर लिया और बागानों में बड़े पैमाने पर वो क्या करते थे? बंधुआ मजदूरी करवाते थे और इन बंधुआ मजदूरी के लिए उन्होंने भारत के तमिल लोगों का साथ लिया। यहाँ पर चाय की खेती, रबड़ की खेती और नारियल की खेती होती थी, जिस पर पूरी तरीके से अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया और भारत के तमिलों को वहाँ ले जाकर बसाया। आगे चलकर सिलोन में क्या हुआ? ईसाई मिशनरियाँ आई, यानी कि ब्रिटेन से ईसाई मिशनरियाँ आई और इन ईसाई मिशनरियों ने यहाँ के लोगों को शिक्षित करना शुरू करा। हालांकि इस शिक्षा के पीछे वही उद्देश्य था कि श्रीलंका के लोग शिक्षित होकर, यानी कि सिलोन के लोग शिक्षित होकर किसके लिए वर्क करें? अंग्रेजों के लिए वर्क करें। लेकिन ये मुद्दा ना आगे चलकर गंभीर हो गया। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस फैली, वैसे वैसे लोगों ने मॉडर्नाइजेशन की बात करी, आधुनिकीकरण की बात करी और इस ईसाई धर्म के आधुनिकीकरण की वजह से यहाँ के लोग शिक्षित हुए और इन लोगों ने पता क्या करा? अपने अधिकारों के लिए बात करनी शुरू कर दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में राष्ट्रवाद की ताकतें बढ़ रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन की बातें बढ़ रही थी, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा? श्रीलंका पर भी पड़ा। अब श्रीलंका भी पता क्या करेगा? आंतरिक तरीके से विद्रोह करना शुरू कर देगा और अपनी आज़ादी के लिए बात करनी शुरू कर देगा। परिणाम ये होगा कि यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने जेल में डालना शुरू कर दिया। जब यहाँ के नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया तो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो गए। सांप्रदायिक दंगे हुए, बड़े पैमाने पर अंग्रेजों को मारा पीटा गया और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को पूरी तरीके से कुचल दिया। इससे तो ये बात तो पक्का हुई कि श्रीलंका के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी है, देशभक्ति की भावना आ चुकी है और वो ज़्यादा दिनों तक गुलाम रहने के लिए तैयार नहीं है। परिणामतः धीरे धीरे करके सिलोन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और धीरे धीरे करके यहाँ की राजनीति में सिलोन कांग्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने 1920 में एक नया संविधान लागू किया और चुनाव के लिए अधिकार दे दिए गए। लेकिन इस चुनाव में सिंघली लोगों को सबसे ज़्यादा अधिकार मिला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यापार में गिरावट हुई, खाद्य पदार्थ बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, गरीबी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सिंघली और तमिल जो थे, इन दोनों के बीच में तालमेल तोड़ दिया। जिस प्रकार से भारत में हिंदू और मुसलमानों के लिए, वैसे यहाँ पर सिंघली और तमिलों के बीच में क्या हो गया? मतभेद आने लगे, क्योंकि जो ब्रिटिश संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिए गए उसमें सिंघलियों को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए गए। ऐसे में तमिलों को लगने लगा कि वो माइनॉरिटीज़ हैं और सिंघलियों को लगने लगा वो मेजोरिटीज़ हैं। इस वजह से दोनों में क्या होने लगे? मतभेद होने लगे। सिंघली और तमिलों के बीच में मतभेद जो थे वो आपसी संदेह और वृद्धि की वजह से हो गए और यहीं से माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात आ गई। 1931 में एक नया संविधान बना जिसमें सारी सारी जो राजनीतिक शक्ति है वो सिंघलियों को दे दी गई। राज्य परिषदों की स्थापना हुई, विधायी परिषदों की स्थापना हुई, यानी कि एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम की स्थापना यहाँ पर शुरू हो गई। भारत में जिस प्रकार से राष्ट्रवाद का आंदोलन चल रहा था वो श्रीलंका में इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। श्रीलंका में भी नए नए राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ, मजदूर वर्गों ने आंदोलन किया, किसान वर्गों ने आंदोलन किया, लोगों ने अपने कल्चर की बात करी और बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान की बात करी। वहाँ पर एक नाम था स्वर्गीय भंडार नायके। इन्होंने सिंघल महासभा की स्थापना करी ताकि सिंघल संस्कृति को फिर से बढ़ावा दिया जाए। स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य सब्सिडी के मामले में ये हर क्षेत्र में क्या डिमांड करने लगे। कट्टरपंथी आंदोलन के जवाब में 1944 में ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग बनाया, सॉलबरी कम्युनिटी। तो सॉलबरी जो कमेटी थी ये आती है और फाइनली ये मुद्दा बनता है कि श्रीलंका अपने लिए अलग संविधान बनाए और आगे चलकर श्रीलंका को आज़ादी दे दी जाएगी। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आज़ाद होगा और अपना नया संविधान बनाएगा। इस प्रकार से ये होता है कि श्रीलंका में जो सत्ता का हस्तांतरण है ये शांतिपूर्वक तरीके से होता है। भारत में जो सत्ता का हस्तांतरण था वो खूनी संघर्ष के माध्यम से हुआ था, लेकिन श्रीलंका को शांतिपूर्वक आज़ादी मिलती है। लेकिन ये आज़ादी यहीं पे टिकती नहीं है। अगले चैप्टर में आपको पता चलेगा कि तमिलों और सिंघलियों के बीच में बहुत खूंखार संघर्ष होगा, लेकिन इस चैप्टर में इतना ही बताया गया है। आगे जो चैप्टर में हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, मालदीव के बारे में पढ़ेंगे और भूटान के, लेकिन उसकी चर्चा हम इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।